आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस, कहा यथास्थिति बनाए रखें। तिरुपति लड्डू मामले में सीएम नायडू को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा भगवान को राजनीति से दूर रखें। महायुति में सीट बंटवारे पर पेच, रामदास अठावले ने भाजपा को 20 सीटों की दी लिस्ट, साथ में कर दी बड़ी मांग। सड़कों पर उतरा आप और दिल्ली सरकार का अमला, टूटी सड़कों का लिया जायजा, सीएम आतिशी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के किशनगंज में हजारों की आबादी बाढ़ में फंसी, प्रशासन के खिलाफ पीड़ितों का फूटा गुस्सा। बेरूत के अंदरूनी इलाकों में भी इजराइल का हवाई हमला, जामा इस्लामिया संगठन के 4 सदस्यों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। असम सरकार ने आदिवासी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। इसके बाद फारूक अहमद समेत 48 याचिकाकर्ता इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन 1 अक्टूबर तक रोकने का आदेश दिया था। 17 सितंबर 2024 को जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को छोड़कर अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने साफ किया था कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर ये निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ये आदेश अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को गिराने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। याचिकाकर्ता जमीयत उलमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि जुलाई में आई रिपोर्ट पर 2 महीने के बाद बयान क्यों दिया। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों का लोगों पर व्यापक असर पड़ता है। जब सीएम ने ही ऐसा बयान दिया है तो राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वकील ने कहा कि घी सप्लाई करने वाला सप्लायर कौन था, क्या इस तरह अचानक जांच की कोई व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मामले की निगरानी कोर्ट की तरफ से करने की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्वामी खुद TTD ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं, क्या उनकी याचिका को निष्पक्ष कह सकते हैं। मुकुल ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी का मकसद साफ है, वो राज्य सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि स्वामी कह रहे हैं कि सैंपल उस घी का लिया गया जिसे TTD ट्रस्ट ने इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब जांच जारी है तो बीच में ऐसा बयान क्यों दिया। सीएम का पद एक संवैधानिक पद है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जुलाई में आई रिपोर्ट पर 2 महीने बाद बयान दिया गया। जब आप निश्चित नहीं थे कि सैंपल किस घी का लिया गया था तो बयान क्यों दिया। राज्य सरकार के लिए ही पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि 50 साल से कर्नाटक के कोऑपरेटिव नंदिनी से घी लिया जा रहा था, पिछली सरकार ने इसे बदल दिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में एक चुनावी रैली में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अंबाला में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां के किसानों का भाजपा ने अनादर किया। भाजपा से किसानों को लाठीचार्ज मिला, आंसू गैस मिले, लेकिन MSP पर कानूनी गारंटी नहीं मिली। आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि MSP मिलेगी। आज भी जो MSP है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं।
यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के से बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं, रोजगार वहाँ मिलता है। तो हम खुद देखते हैं, जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। वक्फ बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देखते हैं आगे क्या होगा, बिल को देखेंगे क्योंकि ये जेपीसी के पास गया है और फिर इस पर क्या फैसला करेंगे ये हम बाद में बताएंगे। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह करे मतदाता सही फैसला करे, भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। क्या बात लास्ट फेज है कल इलेक्शन का, कैसे आप इसको देख रहे हैं? वोटरों से क्या उम्मीद है, खासकर फारूक अब्दुल्ला? क्या उम्मीद हो सकती है कि अल्लाह करे कि इनको सही फैसला करे, इस रियासत के तशख्खुस को वापस ला सके और हम लोग आज़ादी से वोट दे सकें, किसी का दबाव न रहे, खासकर बॉर्डर इलाकों में। पीएम रोज अपनी रैलियों में कहते हैं कि वो स्टेट उसको हम रेस्टोर करेंगे वापस, मगर अभी तक वो देखने को नहीं मिलता और बार बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं हर एक रैली में। मैं बहुत खुश हूं, वही तो उनको चुभता है। बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इनका मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह इनको उस हार को देखना पड़ेगा जो आने वाली है इनके लिए। बोल रहे हैं जो 317 है उसको दफन किया गया है कि वो अब रेस्टोर, ये तो हर चीज को दफन कर रहे हैं जी। इनका भी एक दिन आएगा, ये भी दफन हो जाएंगे। तो क्या कर सकते? तो अमित शाह ने आज रैली में गुड़गांव में कहा कि जो वक्फ बोर्ड की बिल है उसको हम इस विंटर में पास कर लेंगे और जो पुरानी बिल थी वो ठीक नहीं थी, आने वाले दिनों में अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए आगे क्या होता है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। स्टैंड रहेगा इस पे अगर बिल पास हो गई? विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार का पहला कदम है, यहाँ बदलाव तो होगा लेकिन जब दिल्ली में सरकार आएगी मैं जानना चाहूंगा कि गरीबों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और उनकी जेब से कितना पैसा निकाला जा रहा है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। यहाँ जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वे सभी भाजपा की पार्टी हैं, उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है, ये सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा, मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में। बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा की गई कि दादा साहब फाल्के चयन निर्णायक मंडल ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। हम तो ये कह रहे हैं, ये डेडिकेट कर रहा हूँ मैं मेरे फैमिली को और मेरे फैंस को ऑल ओवर वर्ल्ड। और लग रहा है क्या मैं बोलूं कि आई एम लिटरली एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड। जिस तरह
का अपना जर्नी आपका इससे यहाँ तक पहुँचना एक बड़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक आपका लाइफ का जर्नी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सारे फैंस जिस तरह आपने आज स्ट्रगल कर अरे मेरे जर्नी तो कोई प्लेटर में नहीं था। हर दिन मेरे लिए स्ट्रगल था, हर दिन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उधमपुर पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण का मतदान अच्छा हुआ, इसका हमें फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं। जो पोलिंग हाई हुई है उसका फायदा हमको मिलेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस और एनसी अलायंस को एक अच्छे ऑर्डिनेट ग्रुप में देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि तमाम प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार के बावजूद, तमाम तकलीफें लोगों को हो रही हैं विपक्ष को कैंपेन करने में, उसके बावजूद भी हमारे अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सर, हिजबुल्लाह की मौत होती है और महबूबा मुफ्ती से शहीद था आज, उन्होंने क्या कहेंगे? मैं तो किसी और नेता पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं मुद्दों पर चुनाव हो, विकास पर, डेवलपमेंट पर, और नौजवानों को जो जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है उनको रोजगार की बात करनी चाहिए। बीजेपी ने 10 साल में देश और सूबे को क्या दिया है, जनता सवाल पूछ रही है। जमहूरियत की बात की आपने, सर कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरपीआईए ने महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एक सप्ताह पहले 20 से 21 सीटों की सूची दी है और हमने उनसे अनुरोध किया है कि हमें कम से कम 8 से 10 सीटें मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने चंद्रकांत बावनकुले जी जो मतलब महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको एक हफ्ता पहले उनके पास हमने 20-21 सीटों की लिस्ट उनके पास दे दी है और उसमें से एक 8-10 सीटें हमको मिलनी चाहिए, इसी तरह का आग्रह उनको किया है। सीटों के बारे में चर्चा जब करेंगे तब थोड़ी सीटें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बदले रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। एक तो जो 12 जो एमएलसी अभी राज्यपाल नियुक्त है, उसमें से एक एमएलसी आरपीआई को मिलना चाहिए और उसके साथ साथ 2-3 महामंडल के जो अध्यक्ष पद है ये भी आरपीआई को मिलना चाहिए और महामंडल के सदस्य भी आरपीआई को मिलना चाहिए, हमारी मांग है। तो एक तो रिपब्लिकन पार्टी अगर महायुति के साथ है तो मुझे लगता है कि सत्ता में आने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि माहौल महाराष्ट्र का लोकसभा ऐसा था नहीं है। अभी विधानसभा में राहुल गांधी ने किए हुए रिजर्वेशन के विरोध का जो स्टेटमेंट है अमेरिका का, उसका फायदा हमें बहुत ज्यादा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में भी ऐसा वातावरण बनने जा रहा है कि कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हो जाएगा, क्योंकि 15 से 20 दिनों से कांग्रेस का कोई नेता हरियाणा में नहीं आया और इस बात को खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया है। यही वजह है कि कांग्रेस 2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए समर्थन देखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र मांग जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पीडीपी के साथ चुनावी गठबंधन के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। पीडीपी भारत गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन चुनाव के लिए हमारा गठबंधन केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है।
नहीं, माहौल तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी, माहौल तो बिल्कुल ये है। और माहौल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्रति बहुत समर्थन भी देखने को मिला है। और हमारी जो डिमांड है, एकमात्र मांग है कि जो फुल स्टेटहुड है, पूरे राज्य का दर्जा जो 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया था जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू और कश्मीर को यूटी बना दिया। हमारे राजनीतिक इतिहास में यूटी राज्य बनते हैं, पर यह एकमात्र ऐसा मिसाल है जहां पूरा राज्य यूटी बना। तो हमने कहा है कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और जो दावे किए गए हैं कि पिछले 8 सालों में विकास हुआ है, निवेश हुआ है, हमने सवाल किया है। मैंने खुद सवाल किया जब प्रधानमंत्री गए थे जम्मू, श्रीनगर गए और जगह में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, मैं सवाल उठाता रहा, बताइए, मिसाल बताइए, जानकारी दीजिए, निवेश कहाँ आया है, किसने निवेश किया है, लोगों को क्या फायदा मिला है। लोग जम्मू में कह रहे हैं, जम्मू में लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिला 5 साल के बाद। तो कई राज्यों में दुकानों के नाम को लेकर जारी विवाद का असर अब देश भर की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। दरअसल विनोद नगर वार्ड से भाजपा के एमसीडी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी दुकानदारों से अपने नाम का नेम प्लेट लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। इसका उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। क्या नाम है आपका? अल्तमस मुस्लिम हो ना? क्या नाम है? अल्तमस मुस्लिम हो? ये तोमर नाम तो लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें, कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्तम खान नाम है, क्या नाम है? अल्तम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम तो रखा हुआ है। नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना। क्यों हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो? कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना। मुस्लिम हो तो हो ना, मुस्लिम हो, मुस्लिम या नहीं हो? मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे, और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान ये बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। ठीक है, सील हो जाएगी दुकान, बिल्कुल बंद कर दूंगा, शटर नीचे डाउन कर दूंगा शटर। हिंदुओं की आबादी में लोगों को तंग कर रहे हो ऐसी गलत नाम लिखकर। दिल्ली में आज सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों और आप नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्रों में अचानक टूटी हुई सड़कों का जायजा लेते हुए लोग देखकर भौचक्के रह गए। दिल्ली सीएम आतिशी ने, ओखला मंत्री गोपाल राय ने बाबूपुर, सौरभ भारद्वाज ने गणेश नगर और मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज इलाके में टूटी हुई सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और सड़कों को ठीक कराने का भरोसा दिया। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सड़कों की हालत खराब है। आज नजरगढ़ विधानसभा में जो मेन पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उन सभी रोड के निरीक्षण सुबह से चल रहा है। सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। हालांकि एक कारण मेरे ख्याल से ये भी रहा कि मानसून काफी लंबा चला, और आप देख रहे हैं अभी हम मित्राओं गांव में है, जो मेन ढांसा रोड है, उसकी पोजीशन भी मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें। लेकिन पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मिलके और जो भी सड़कों का हम निरीक्षण कर रहे हैं उसका फटाफट हम इसकी रिपेयर, जहां भी पॉट होल भरने हैं पॉट होल भरेंगे, जहां भी पैचवर्क है पैचवर्क करके, और जहां स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है वहां स्ट्रेंथनिंग करके पूरी कोशिश रहेगी कि सड़कों को बहुत जल्द ठीक हालत में किया जाए, ताकि दिल्ली वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यूपी स्थित गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 10 और 11 में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लड़के सवार थे जो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर की भिड़ंत कार से हुई। इस दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी खोज कर रही है। देखिए, रात में करीब 1:30 बजे सूचना आई थी कि यहाँ एक बहुत तेज सेक्टर 10 और 11 के बीच की रोड में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें आल्टो सवार 5 लड़के थे। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें आल्टो उसके नीचे भी घुस गई। मौके पर ही
2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई और उसमें से 1 खतरे से बाहर है। तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और कार्रवाई की गई। इसमें ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या जो कार में सवार थे शराब भी पी हुई थी? लग रहा था उनको देख करके, क्योंकि इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे वो, और कुछ उसके महक भी आ रही थी उनसे, तो लग रहा था कि वो शराब पिए थे और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। टोटल कितने लोग की मौत हुई? इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बेहद ही चिंताजनक भौगोलिक रूप से देखें तो नेपाल से पानी छोड़ा जाना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी तैयारियां हर साल रिएक्टिव होती हैं, प्रोएक्टिव कभी भी नहीं होती। सहरसा, सुपौल से लेकर मधेपुरा की स्थिति खतरा झेल रहे हैं। विस्थापन की भी प्रक्रिया का अभाव है। बेहद चिंताजनक है। अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे सहरसा, सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे हैं। मैं समझता हूं विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीजें होनी चाहिए थी उसका अभाव है। बाकी रसद ये वो, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक दस्तक दे रही है। हमें तैयारियों को भी देखना होगा ना कि उस हिसाब से, और इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी कहा जहां जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से वो लोगों की मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना राहुल गांधी के खून में है। अमित शाह हमें बताएं कि भारत में किसान कर्ज में क्यों हैं। राहुल गांधी जी को देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति शहादत देने में से लेकर उनके खून में है। अमित शाह जी को ये बताना पड़ेगा कि 10 साल से आपकी सरकार है, किसान कर्जदार क्यों है। आपको खरीफ की फसल का पता है, अरे आपको रबी की फसल का पता है, किसान कर्जदार क्यों है। एमएसपी की मांग पूरी क्यों नहीं हुई। क्या हुआ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, क्या हुआ किसानों की लगातार लागत बढ़ रही इसका। अमित शाह जी जवाब तो आपको देना है। आप राहुल गांधी से पूछते हो उससे पहले आपके गिरेबान में झांको, एक उंगली दूसरी की तरफ करोगे, 4 उंगली आपकी तरफ होगी। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले जारी हैं। आज इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मारे गए 4 लोग इस्लामिक संगठन जामा इस्लामिया के सदस्य थे। इजरायली ड्रोन ने बेरूत के अंदरूनी इलाकों में एक फ्लैट को निशाना बनाया, जिसमें वहां मौजूद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि अभी तक इजराइल ने बेरूत के बाहरी इलाकों में हमले किए, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से यह पहला मौका है जब बेरूत के अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बीते कई दिनों से जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते दिन यानी रविवार को हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं 349 लोग घायल हैं। रविवार को इजराइल ने युद्ध का एक और मोर्चा खोल दिया और यमन में होती ठिकानों को निशाना बनाया। रविवार को हुए हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और शीख कमांडर नबील कोग को भी शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी नबील की मौत की पुष्टि की है। वहीं एक हफ्ते में ये हिजबुल्लाह के 7वें शीख कमांडर की मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और एक अन्य शीर्ष नेता अली करकी की शहादत हुई थी। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 30 लोग अभी भी लापता हैं। पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई बड़े हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा में देश भर में 94 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 30 अन्य लोग लापता हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि नेपाली सेना ने देश भर में फंसे 165 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला है। काठमांडू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में कई सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी रास्ते अभी भी अवरुद्ध हैं, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को
पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। पोखरेल ने बताया कि बाढ़ और जलभराव से प्रभावित लगभग 4000 लोगों को नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने बचाया है। उन्होंने बताया कि बचाए गए लोगों को खाद्यान्न सहित सभी आवश्यक राहत सामग्री बांटी गई है। साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि काठमांडू के बाहरी इलाके बलखू क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से 400 लोगों को भोजन बांटा गया है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।